हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे एग्जाम का टेक्नीशियन स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। और इसमें जो भी प्रश्न है वह 2018 के एएलपी और टेक्नीशियन के पूछा गया प्रश्न है, जो टीसीएस के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो आइए हम लोग आज इस प्रीवियस ईयर सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितने देर तक रहती है। हम जो भी ध्वनि सुनते हैं उसका जो छवि है, वो संवेदना है, वो हमारे मस्तिष्क पर कितने देर तक रहता है। तो हमारे मस्तिष्क पर 1/10 सेकेंड तक रहता है और इसी को फिर 0.1 सेकेंड पॉइंट में कर दिया गया। तो 1 का 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है। तो सबसे अधिक जो विविधता होता है वह लैंगिक प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो 2 का 4 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 3 नंबर। अनिषेक जनन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। अनिषेक जनन को बिना निषेचन के फल का विकास होता है। अनिषेक जनन उसी को कहते हैं जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। 3 का 4 सही है। आगे देखिएगा कि पौधे परागकण और निषेचन के द्वारा फल और बीज का उत्पादन करते हैं। ये दो माध्यम से फल और बीज का उत्पादन होता है, लेकिन अन्य तरीकों से भी जिनके द्वारा फल और बीज का उत्पादन किया जा सकता है। पार्थेनोकार्पी उनमें से एक है और यह निषेचन के बिना ही इसमें फल या बीज का उत्पादन हो जाता है। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के सूत्र किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह 2n²। इसी फॉर्मूला पे हम किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखना है यह निर्धारित होता है। तो सेल का संख्या होता है KLMN। K में होता है 2, L में 8, इसमें 18 और N में 32। इस तरह से इसे रखा जाता है। 5 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होगा और जो 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 7 से जितना अधिक कम होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है और 7 से जितना अधिक वह बढ़ेगा यानी 8, 9, 10 होगा वह उतना ही अधिक क्षारीय होता चला जाता है। तो इसमें सबसे कम हो गया 0। तो इसका मान, जिसका पीएच मान 0 होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि सूत्र C6H14 हाइड्रोकार्बन किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हेक्सेन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य दिया गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध में होता है या सिंगल बॉन्ड से यह बंधा होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों होता है। अब यहाँ पर देखिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र 3NH2N+2 होता है। यह एल्केन का सूत्र है और इसका हेक्सेन जो है यह एल्केन के ग्रुप में आता है। जो C6H14 यह एल्केन के ग्रुप में आता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और कभी कभी डायरेक्ट रूप से सूत्र भी पूछ देता है, तो यहाँ पर सूत्र को याद रखना है। एल्कीन का सूत्र CnH2n होगा और हेक्सीन का जो फार्मूला होता है वह एल्कीन के ग्रुप में आता है C6H12। और एल्काइन को देखिए यहाँ पर कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और एल्काइन ग्रुप में हेक्साइन और हेप्टाइन ये सभी आता है। जो भी अंत में आइन लगा हुआ वह सब -2 हो जाता है। यहाँ पर वह सब एल्काइन के ग्रुप में आता है। आगे देखिए 7 नंबर है, एक समजातीय श्रेणी के अनुवर्ती सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान कितनी इकाई से भिन्न होता है। तो यह 14 इकाइयों से भिन्न होता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों, आगे है 8 नंबर। फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है और इसका जो सेल होता है वह 2, 8, 5 इस तरीके से यह लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या तो अपने अंतिम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे त्याग कर या फिर संयोजन कर या सहयोग कर वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो
इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। 2 और 8 एक कोर इलेक्ट्रॉन है और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु संख्या 15 वाला फास्फोरस एक पंच संयोजित तत्व है, जिसका अर्थ यह है कि इसके बाहरी कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। फास्फोरस एक गैर अधातु यानी अधातु है। इसका उपयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस में किया जाता है, यानी सलाई, जो आप लोग देखते होंगे। अब तो शायद नहीं मिलता है, नहीं देखने को मिलता है जनरली। आगे देखिए 9 नंबर है कि एक जल अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है। जल का सूत्र H2O होता है और इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:8 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा, तो 1:8 इसका सही उत्तर है। यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान कीजिए। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन के यूरेनियम का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है और कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होता है, तो पानी के 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होता है, तो 11 का 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित करती है। कौन वह धातु है जो आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित कर देगा, तो वह है जस्ता। जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो विस्थापन वाला जो प्रक्रिया है, जो भी आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होगा वही इसको विस्थापित कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रियाशीलता लिखा गया कि सबसे अधिक पोटेशियम का होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, लोहा, SN, PV, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, चांदी, सोना और प्लेटिनम। देखिए ये जो अंत में है कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु, या तो न के बराबर भी कह सकते हैं। चांदी और सोना तो न के बराबर है। ठीक है, आगे है 13 नंबर, कुछ उल्लेखनीय प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। इसको प्रतिरोधक कहा जाता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा और इसको इस साइन के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। आगे 14 नंबर, यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान से आधा हो जाता है तो उसके चालक में ताप का प्रभाव क्या होगा, तो वह भी आधा ही हो जाएगा। ताप का जो प्रभाव है वह भी आधा हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर, जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल को क्या कहते हैं, तो ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आगे 16 नंबर, कि जब 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब इसका त्वरण यह कितना त्वरण को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे त्वरण को पूछ रहा है, तो बल का यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, F = m a। F का मान, बल का मान दिया है 21 न्यूटन, द्रव्यमान 3 kg है और गुना a निकालना है। बस यहाँ से भाग देना है, तो भाग देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब पर निम्नलिखित में से क्या लागू होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो सबसे पहले ध्यान यही दीजिए कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह फोकस पर बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए फोकस कहाँ पर, बस यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फोकस पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा बनेगा। जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा होगा और छोटा बनेगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति का इकाई वाट हो जाएगा। 1 नंबर सही है, वाट। आगे है 10 kg वजन के सूटकेस के लिए हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। कोई एक आदमी है जो 10 kg के वजन का सूटकेस लेकर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा शून्य कार्य, 0 कार्य होगा। पाचन के अंत में मुक्त होने वाले ऊर्जा को किस रूप में होता है। जो पाचन के अंत में जो ऊर्जा मुक्त होता है वह किस रूप में होता है, तो वह रासायनिक रूप में होता है। 3 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। 1 नंबर सही है, युग्मनज। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है कि निषेचन 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। ठीक है, जब निषेचन की प्रक्रिया किसी जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाहरी निषेचन कहेंगे। और कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो बाहरी निषेचन में मछली, शैवाल और उभयचर जैसे जलीय जीव इसमें शामिल है, इसे बाहरी निषेचन कहा जाता है। जबकि जब प्रक्रिया में एक जीव के शरीर के अंदर
निषेचन होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल है कि अधिकांशतः स्थलीय जीव जैसे कवक, उच्च जानवर, अधिकांश पौधे जैसे कि ब्रायोफाइटस या जिम्नोस्पर्म, ये सब आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। वैसे अंग जिनका मौलिक संरचना तो एक समान होता है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको समजात अंग कहा जाता है। 4 नंबर सही है, समजात अंग। आगे देखिए 23 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन क्या कहलाता है? जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज पाइरुवेट में विघटन हो जाता है तो यह कहाँ होता है? सॉरी, यहाँ पर विघटन इसका कहाँ होता है? तो इसका विघटन कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है। अगला देखिए 24 नंबर, पित्तल निम्न में से किससे बने एक मिश्र धातु है? पित्तल जो है वह किससे बनता है? तो यह तांबा और जस्ता से बनता है। 2 नंबर सही है, पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। आइए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र CA3PO4 का होल 2 होता है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।